Hello everyone. Welcome to the free 5 days crash course on cultural studies. This series are gonna be the most amazing series और हम इसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और ये जो हमारा 5 डे का क्रैश कोर्स है तो इसमें 5 लेक्चर्स होने वाले हैं जिनमें हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हर हफ्ते एक वीडियो आएगा कल्चरल स्टडीज़ के ऊपर और जो हमारा लास्ट दिन होगा, जो हमारा 5वां दिन होगा, उसमें हम एक बहुत ही अच्छा सा MCQ राउंड भी करेंगे जिसमें हम काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे। आई नो कल्चरल स्टडीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी वाइड वैरायटी में और एकदम वास्ट रेंज में टॉपिक्स हैं और समझ भी नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ पढ़ें। तो मैंने इसे काफ़ी ईजी बनाने की कोशिश की है ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो दोनों तरह के लोगों को, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये अच्छा है और जो पहले से जानते हैं उनके लिए रिवीजन करने के लिए भी और समझने के लिए भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ रहेगी। कल्चरल स्टडीज़ की ऑरिजिन, उसकी हिस्ट्री से लेकर उसके इम्पोर्टेंट थियोरिस्ट और इम्पोर्टेंट थियोरीज, फ्रैंकफर्ट स्कूल, बर्मिंघम स्कूल, CCCF, ग्लोबलाइजेशन, मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर, उसके थियोरिस्ट, किस किस थियोरिस्ट ने कल्चरल स्टडी को इम्पैक्ट किया, हेजेमनी एंड कल्चरल रेजिस्टेंस जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें उससे पहले हम सब लोग अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं और हम इस सीरीज़ के ख़त्म होने तक क्या अचीव करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। आप लोग अपने एस्पिरेशंस और अपना इंट्रोडक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के बारे में जानने में। तो हम आज का जो लेक्चर है इसी के साथ शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ कल्चरल स्टडीज़। व्हाट इज़ कल्चरल स्टडीज़? कल्चरल स्टडीज़ ऑरिजिन एंड इट्स हिस्ट्री, बर्मिंघम स्कूल एंड इम्पॉर्टेंट थियोरिस्ट, CCCF, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़, फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड इम्पॉर्टेंट थियोरिस्ट। तो अब लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कल्चरल स्टडीज़? यानी कि कल्चरल स्टडीज़ है क्या? कल्चरल स्टडीज़ अपने आप में ही एक पूरा अलग डिसिप्लिन है जो कि स्टडी करता है कि कैसे कल्चर इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि कल्चर प्रभावित होता है और किसके द्वारा होता है, और सामाजिक ऐसे कौन से सोसाइटी के एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके द्वारा कल्चर प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है और कैसे होता है। किसी भी कल्चर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हम जिस जगह की कल्चर की बात कर रहे हैं वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ के रिलीजन क्या है, वहाँ की मान्यताएं, वहाँ की धारणाएं, वहाँ की कुरीतियाँ, ये सब कैसा है। कल्चर को प्रभावित करने वाली या इन्फ्लुएंस करने वाली कल्चरल प्रैक्टिसेस और कल्चरल प्रोडक्ट्स कौन कौन से रहे हैं और उनसे किस तरीके से कल्चर गुड वे में डेवलप होता है या तो बैड वे में जाता है, या जो कुछ भी हो रहा है या किस तरीके से किसी भी जगह के कल्चर में किस तरह से बदलाव आते हैं, ये हम कल्चरल स्टडीज़ में पढ़ते हैं। कल्चरल प्रोडक्ट्स जो कल्चर को प्रभावित करते हैं वो क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं। किसी भी सोसाइटी में कल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले प्रोडक्ट्स कई सारे होते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की इकोनॉमिक्स जैसी चीज़ें तो होती ही हैं, साथ ही वहाँ का आर्ट, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ का मीडिया कल्चर, वहाँ की धारणाएं, अवधारणाएं, कई चीज़ें मायने रखती हैं। और इसी चीज़ की स्टडी को कि किस तरीके से किसी भी समाज का जो कल्चर होता है वो इन्फ्लुएंस कैसे होता है, इसे ही हम कल्चरल स्टडीज़ कहते हैं। हम कल्चरल स्टडीज़ में यही पढ़ते हैं कि कल्चर किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है और किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। कल्चरल स्टडीज़ जो हमारी एक अलग डिसिप्लिन है, ये तो बहुत बाद में जाकर बना है, पर कल्चर की बातें तो हर सभ्यता में हमेशा से थी। जब से आई थिंक पृथ्वी है, लोग हैं, मनुष्य हैं, तो उनका कल्चर है, उनकी सिविलाइजेशन रही है और कल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स रहे हैं और इसके बारे में बातें भी रही हैं।
इसकी बातें एरिस्टोटल के ज़माने से भी रही हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी काफ़ी ज़्यादा कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में बातें की और इसका डिस्कशन का मुद्दा उठाया उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स में, जैसे कि कल्चर एंड एनार्की 1869। बाद में 1930s से 1950s के दौर में कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी डिस्कशन होना शुरू हो गया। लिटरेरी क्रिटिक्स एफ.आर. लेविस एंड क्यू.डी. लेविस ने समझ डेवलप की कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में और उसको किस तरीके से समझा परखा जाना चाहिए उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स में, जैसे कि द ग्रेट ट्रेडिशन 1948। एफ.आर. लेविस और क्यू.डी. लेविस के इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स के बाद रिचर्ड हॉगार्ड और रेमंड विलियम्स ने कल्चर और सिविलाइजेशन की बातों को आगे बढ़ाया और कल्चरल स्टडीज़ को बढ़ावा दिया और इसे एक डिसिप्लिन बनाया, एक अलग सब्जेक्ट बनाया, एक अलग स्टडीज़ बनाया। उन्हें ही कल्चरल स्टडीज़ की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। रिचर्ड हॉगार्ड के वर्क द यूज ऑफ लिटरेसी 1957 और रेमंड विलियम के वर्क कल्चर एंड सोसाइटी 1958, इन दोनों वर्क्स का बहुत ही ग्रेट इन्फ्लुएंस हुआ उस टाइम पर। रिचर्ड हॉगार्ड ने CCC की स्थापना की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में और कब स्थापना की 1964 में, और उसके पहले डायरेक्टर भी रिचर्ड हॉगार्ड खुद ही बने। CCC का मतलब होता है सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़। अब यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में CCC यानी कि बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडी की शुरुआत के बाद काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स छपे, काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट थियरीज आई। रिचर्ड हॉगार्ड ने स्टुअर्ट हॉल को अपने असिस्टेंट के रूप में रखा। बाद में स्टुअर्ट हॉल 1972 में CCC के डायरेक्टर बने। CCC 2002 में क्लोज हुआ क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग का काम चल रहा था और कुछ इंटरनल इश्यूज भी थे, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, जिनके कारणों से CCC को यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से एलिमिनेट कर दिया गया। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट राइटर्स इसका पार्ट थे, जैसे कि रिचर्ड हॉगार्ड, स्टुअर्ट हॉल, E.P. थॉमसन, रेमंड विलियम्स, पॉल विलीज, एंजेला मैक्रॉबी, शार्लेट ब्रंस्टन, जॉन क्लार्क, डिक हैबिज, ये सभी CCC का हिस्सा थे और इन्होंने अपने अपने तरीके से CCC में योगदान दिया। रिचर्ड हॉगार्ड, जिनका जन्म 1918 में हुआ था और जिनकी डेथ काफ़ी रीसेंट है, एक डिकेड पहले हुई है 2014 में, उन्होंने ही सबसे पहले कल्चरल स्टडीज़ टर्म दिया था जब 1964 में उन्होंने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में CCC की शुरुआत की। वो एक वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने वर्किंग क्लास कल्चर के लिए काम करने की और उनको एक प्रिविलेज देने की कोशिश की और उन्होंने वर्किंग क्लास कल्चर में जिस तरह के चेंजेस हुए कैपिटलिज्म के आने के बाद उनको डिस्कस किया। उनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है यूज़ ऑफ लिटरेसी, जो कि 1957 में आया था, जिसमें अटैम्प्ट किया गया था, उनकी कोशिश थी कि वर्किंग क्लास कल्चर में जो ब्रिटेन में चेंजेस आए उनके बारे में वो लिखें, उन्हें उजागर करें। और ये जो चेंजेस आए थे ब्रिटेन में वो किस कारण से आए थे? मासिफिकेशन की वजह से ये चेंज आए थे। मासिफिकेशन मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया, यानी कि मास मीडिया में जो बढ़ोतरी हुई उस ज़माने में, उसी का प्रभाव था। हॉगार्ड इस बात का तर्क देते हैं कि मास कल्चर जो बढ़ रहा है, जैसे कि पॉपुलर मैगजीन्स का बढ़ना और टेलीविजन्स का बढ़ना, वो ऑथेंटिक वर्किंग क्लास कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उन्होंने ऑथेंटिक वर्किंग क्लास कल्चर की तुलना उस नए और अनफेमिलियर कल्चर से की। कौन सा नया और अनफेमिलियर कल्चर? मास मीडिया का कल्चर, जो उनके लिए काफ़ी अनफेमिलियर था, उससे की। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, ये ऑथेंटिक कल्चर को ख़त्म कर देगा और भविष्य में इंडिविजुअलिटी को भी क्षति पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। हॉगार्ड का मानना था कि जो एजुकेशन होती है उससे कल्चर और थिंकिंग और कल्चरल अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए, मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। तो रिचर्ड हॉगार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
कल्चरल स्टडीज़ में। नेक्स्ट वी आर गोना रीड अबाउट E.P. थॉम्सन। E.P. थॉम्सन जिनका जन्म 1924 में हुआ था, जिनकी डेथ 1993 में हुई थी, वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और राइटर थे जो सबसे ज़्यादा अपने काम, अपने एक वर्क, अपनी बुक के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास, जो कि 1963 में आई थी, जिसे फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ वर्किंग क्लास कहा जाता है। यानी कि वर्किंग क्लास के ऊपर लिखी गई पहली कोई सिस्टमेटिक वे में लिखी गई किताब थी, जिसमें क्लास को रीडिफाइन किया था उन्होंने, सोशल स्ट्रक्चर के रूप में नहीं, रिलेशनशिप के रूप में। E.P. थॉम्सन के वर्क मार्क्सिस्ट थियोरी से इन्फ्लुएंस होते थे। हालांकि उन्होंने मार्क्सिस्ट थियोरी के कुछ रूपों की, कुछ चीज़ों की आलोचना भी की है, स्पेशली उनकी ट्रेडिशनल वेज की। और उन्होंने कहा है कि चीज़ों में ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यानी कि मानवीय तरीके से देखा जाना चाहिए सब चीज़ों को, जिसमें लोगों की और उनके ग्रुप्स का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनकी एजेंसीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। उनका मानना था कि वर्किंग क्लास की लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी रूलिंग क्लास की, और वो इसीलिए वर्किंग क्लास की एक वॉइस के रूप में काम करना चाहते थे, और उन्होंने किया भी। उनका फेमस ऐसे द पॉवर्टी ऑफ थियरी, जो कि 1978 में आया था, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली लुइस अल्थुजर, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर्स हैं, जिन उन्होंने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थियरीज दी हैं, उनकी डायरेक्टली आलोचना की थी। वो उनसे सहमत नहीं थे और उनके बारे में उन्होंने इसमें लिखा भी है। E.P. थॉम्सन का मानना था कि कल्चर एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। रेमंड विलियम का जन्म 1921 में हुआ था, इनकी डेथ 1988 में हुई थी। रेमंड विलियम कल्चरल स्टडीज़ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। वो भी एक वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। कल्चर एंड सोसाइटी, जो कि 1958 में उनका पब्लिश हुआ वर्क है, उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था। उनका मानना था कि कल्चर इज़ अ होल वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो कल्चर है वो ज़िंदगी जीने का जो पूरा तरीका है, वही कल्चर है। कल्चरल प्रोडक्शन को पढ़ा और जानने की कोशिश की ताकि वो जान सकें कि किस तरीके से फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब प्रेस, एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशन, ये सब चीज़ें कैपिटलिज्म को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। उनका मानना था कि जो कल्चर है वो दोनों चीज़ें हैं। एक तो जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट्स है, जो हमारी कलाएं हैं, जो हमारी रीतियां हैं वो, और दूसरा हमारा जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो भी। उनकी बुक द लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961 आर्ग्यू करती है कि सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन चालू हो गया है, जो कि है डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, लोकतंत्र के लिए रेवोल्यूशन, एंड द कल्चरल रेवोल्यूशन, यानी कि जो सांस्कृतिक जो हमारा रेवोल्यूशन है। और उन्होंने कहा कि ये सारे रेवोल्यूशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करेंगे। उन्होंने कल्चरल मटेरियलिज्म ये टर्म भी दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि जो कल्चर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हुए है सोसाइटी की मटेरियल कंडीशन से। मटेरियल कंडीशंस मतलब हमारी भौतिक स्थिति, समाज की भौतिक स्थिति से कनेक्टेड है, यानी कि कल्चर सीधे समाज की भौतिक स्थिति, यानी कि वहाँ की जो इकोनॉमी है और आसपास के जो वैल्यूज़ हैं, इन फैक्टर्स से लिंक्ड है। उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं कम्युनिकेशन, जो कि 1962 में पब्लिश हुआ, द कंट्री एंड द सिटी 1973, कीवर्ड्स 1976, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर 1977। स्टुअर्ट हॉल जिनका जन्म 1932 में हुआ और 2014 में इनकी डेथ हुई है, वो मार्क्सिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे और कल्चरल थियरिस्ट थे, और वो न्यू लेफ्ट रिव्यू के फाउंडर भी थे। न्यू लेफ्ट रिव्यू एक मैगज़ीन है और उन्होंने कम्युनिकेशन की, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की नींव रखी, इस पर काम किया। उन्होंने कम्युनिकेशन के 4 स्टेजेस दी, जिसमें पहली स्टेज थी प्रोडक्शन, यानी कि मैसेज को प्रोड्यूस करना। उसके बाद सेकंड स्टेज है सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ मैसेज, यानी मैसेज को फैलाना। यानी कि अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, कोई आर्टिकल है, तो हम उसे अलग अलग प्रेस तक, उसे अखबार तक, या कोई न्यूज़ है तो उसको प्रोड्यूस किया है तो उसके बाद उसे रेडियो तक, टेलीविज़न तक, न्यूज़पेपर तक पहुंचाएंगे।
तो प्रोड्यूस करना और फिर उसे पहुंचाना, उसका सर्कुलेशन करना, ये सेकंड स्टेज है। थर्ड इज डिकोडिंग, या फिर हम कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ मैसेज, यानी कि यहाँ पे जो हमने प्रोड्यूस किया था मैसेज, जब वो ऑडियंस के पास पहुँच चुका है तो इस बात को डिकोड करना कि जो मैसेज ऑडियंस तक पहुँचा है उसका मतलब ऑडियंस ने निकाल पाया या नहीं, ऑडियंस ने उसका सेंस समझा या नहीं, ऑडियंस को जो मैसेज था वो समझ में आया भी कि नहीं, और क्या वो मैसेज को डिकोड कर पाई। एंड फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज इज रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है कि जब वो मैसेज पहुंचा और तीनों स्टेज हुई, उसके बाद जो ऑडियंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ा उस मैसेज का कोई असर हुआ या नहीं हुआ, असर हुआ तो कितना हुआ, और उसके लीडिंग एक्शंस क्या हुए, क्या थे उसके लीडिंग एक्शन, ऑडियंस ने क्या रिस्पॉन्स दिया, ऑडियंस का क्या रिएक्शन था। ये है फोर्थ स्टेज, रिप्रोडक्शन। स्टुअर्ट हॉल ने CCC में काम किया और उसके डायरेक्टर बने। उन्होंने कल्चरल स्टडीज़ को मतलब नींव दी, एक फाउंडेशन दी। अब हम पढ़ेंगे उनके एनकोडिंग और डिकोडिंग के मॉडल के बारे में। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग कम्युनिकेशन थियरी और रिसेप्शन थियरी का पार्ट है। स्टुअर्ट हॉल का 1973 में पब्लिश हुआ है ऐसे एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन टेलीविजन डिस्कोर्स, और उसने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे एक मैसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। इनकोडिंग में एक मैसेज को प्रोड्यूस किया जाता है वर्बल और नॉन वर्बल साइंस को यूज़ करके। वर्बल साइंस का मतलब होता है जो भी शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, ध्वनियों का जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। नॉन वर्बल साइंस मतलब जेस्चर, पोस्चर, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर कर जो हम मैसेज प्रोड्यूस करते हैं। और जो डिकोडिंग होता है उसमें मैसेज को डिकोड किया जाता है। अब जो ऑडियंस होती है वो अपने हिसाब से ही मैसेज को डिकोड करती है, अपनी नॉलेज और अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग, अपने कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। आप चाहे कुछ भी मैसेज लिख रहे हैं, पर जो ऑडियंस है वो तो वही मैसेज लेगी जिसकी उसको समझ होगी, जिसकी उसको जानकारी होगी। अब हम बात करेंगे कल्चरल रिप्रेशन की। कल्चरल रिप्रेशन से मतलब है जहाँ पर डोमिनेंट ग्रुप जो होता है वो जो दूसरा ग्रुप है जिसको ऑप्रेस किया जाता है उस पर अपने कल्चर, अपने विचार, अपने वैल्यूज़ को थोपते हैं, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और कम्युनिकेशन के जो हमारे जो साधन हैं जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये भी कल्चरल रिप्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर वो डोमिनेंट जो हमारा डोमिनेंट ग्रुप है उसी की तारीफ़ करते रहे और उन्हीं के बारे में लिखते रहे और दूसरे ग्रुप को इसकी वजह से साइलेंस होना पड़ता है या उनके बारे में उनकी बात को बढ़ावा देने की कोई जगह नहीं मिलती, तो इससे भी कल्चरल रिप्रेशन आता है। जो डोमिनेंट ग्रुप होता है वो दूसरे जो ऑप्रेसिव ग्रुप की आइडेंटिटी तय करने की कोशिश करता है, उन्हें एक स्टीरियोटाइप में फिक्स करने की कोशिश करता है। और हॉल का कहना है कि मीडिया भी ज़्यादातर डोमिनेंट ग्रुप को ही सपोर्ट करता है और डोमिनेंट ग्रुप के जो विचार हैं उनको लिखने की कोशिश करता है, जिससे ऑप्रेसिव ग्रुप सप्रेस होता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में। फ्रैंकफर्ट स्कूल जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, वो कुछ जर्मन इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स का ग्रुप है जो कि 1920s के दौर में इमर्ज हुए और क्रिटिकल थियरी की एक संस्था के रूप में विकसित हुए। और फ्रैंकफर्ट स्कूल 1923 में गोएथ यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसकी नींव रखी गई, इसे फाउंड किया गया और इसे कार्ल ग्रनबर्ग ने फाउंड किया। और 1930 में मैक्स हॉर्खहाइमर इसके डायरेक्टर बने। इसके कई सारे इम्पोर्टेंट की थियरिस्ट थे जो इस ग्रुप में, जो इस स्कूल में शामिल थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रिटिकल थियरीज थी। ये सब लोग मार्क्सिज्म से प्रभावित थे और इनके मेंबर्स में शामिल थे मैक्स हॉर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हर्बर्ट मार्कस, वॉल्टर बेंजामिन, एरिक फ्रोम, जोगिल हैबेमास। इनिशियली जब ये फ्रैंकफर्ट स्कूल और ये ग्रुप खुला तो सबसे पहले ये ओनली मार्क्सिस्ट थियरी पर फोकस करते थे। बाद में इसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और कल्चर के एलिमेंट्स को भी जोड़ा गया। जर्मनी में इसे 1933 में बंद करना पड़ा।
फोर्स किया गया था इसे बंद करने के लिए नाजीज के द्वारा। बाद में ये ग्रुप और इसके काफ़ी सारे थियरिस्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए, मूव हो गए। वहाँ ये ग्रुप 1950s तक चला और उसके बाद 1950s के बाद वापस से फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी में इसे वापस चालू किया गया। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने कई सारी इंपॉर्टेंट थियरीज को डेवलप किया। उनमें से सबसे पॉपुलर वन है क्रिटिकल थियरी। क्रिटिकल थियरी जिसे मैक्स हॉर्खहाइमर ने सबसे पहले दिया था और उन्हें ही फादर ऑफ क्रिटिकल थियरी नाम से भी जाना जाता है। क्रिटिकल थियरी का एम था सोसाइटी को क्रिटिसाइज करना और उसमें चेंज को लाना, ना कि केवल सोसाइटी को समझना, बल्कि वो लोग सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे उसे क्रिटिसाइज करके। उन्होंने दोनों ही चीज़ों को क्रिटिसाइज किया, कैपिटलिज्म को भी यानी कि पूंजीवाद को भी और अथॉरिटेरियन सोशलिज्म को भी। मतलब ऐसे सोशलिज्म को, ऐसे समाज को जहाँ पर किसी एक के पास ही अथॉरिटी होती है, किसी एक की ही सत्ता होती है, यानी सत्तावादी समाज को। उन्होंने दोनों ही चीज़ों को क्रिटिसाइज किया और ये तर्क दिया कि दोनों ही की वजह से इंडिविजुअल फ्रीडम को क्षति पहुंचती है। इन्होंने पावर के स्ट्रक्चर और जो डोमिनेशन है दोनों को ही क्रिटिसाइज किया। ये थियरी मेनली मैक्स हॉर्खहाइमर और थियोडोर एडोर्नो ने दी। मैक्स हॉर्खहाइमर और थियोडोर एडोर्नो इन दोनों ने कल्चरल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया अपने ऐसे डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट में, जो कि 1944 में आया। उनका मत था, उनका मानना था कि मास प्रोड्यूस कल्चर यानी कि जो मास मीडिया का कल्चर है, जैसे कि मूवीज़ का, रेडियो का, टीवी का, इसे जनता को मैनिपुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कल्चर का कमोडिफिकेशन होता है। कल्चर का कमोडिफिकेशन, इसका मतलब है कि कल्चर का, संस्कृति का वस्तुकरण, और संस्कृति यानी कल्चर का वस्तुकरण यानी कमोडिफिकेशन से मतलब है यानी कि कल्चर को एक चीज़ की तरह, एक वस्तु की तरह ट्रीट करना, जो कि ऑब्वियसली गलत बात है। और इससे उनका मानना था कि स्टेटस को बढ़ावा मिलता है। स्टेटस को का मतलब होता है कि जो करते हो वही करो, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, जो जैसे चला आ रहा है उसे वैसे ही चलने दो। और इनका मानना ये भी था मास कल्चर जो है वो क्रिएटिविटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिफ बना रहा है, यानी कि कठोर बना रहा है। मतलब लोग अच्छे से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे, लोगों की क्रिएटिविटी रुक रही है इन मास प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से, और वो लोग निष्क्रिय होते जा रहे हैं, एकदम पैसिव कंजम्पशन हो रहा है। यानी कि वो जो कुछ भी एंटरटेनमेंट ले रहे हैं या जो कुछ भी इनका यूज़ कर रहे हैं उससे, उसके पैसिव कंजम्पशन से वो निष्क्रिय हो रहे हैं। अथॉरिटी एंड अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। एरिक फ्रोम और थियोडोर एडोर्नो, इन्होंने अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाया। अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी एक पर्सनैलिटी टाइप है जिस पर्सनैलिटी का एक तरह से फर्ज ही है अथॉरिटी को ओबीडियंटली फॉलो करना और अथॉरिटी से ओबीडियंट रहना। अथॉरिटी यानी कि जो भी पावर में है, लीडिंग पावर में कोई भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता है, हमारे नियम, वैल्यू, समाज में चल रहे नॉर्म्स, जो भी अथॉरिटी में है, जो भी पावर में है, उसके प्रति ओबीडियंट रहना और तानाशाह के प्रति संवेदनशील होना, यही इस पर्सनैलिटी की निशानी है। और ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जर्मनी में जो नाजी सत्ता में जो कुछ भी हो रहा था वो समझने में काफ़ी मददगार था। नेगेटिव डायलैक्टिक। थियोडोर एडोर्नो ने नेगेटिव डायलैक्टिक का कॉन्सेप्ट दिया। ये एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट था जिसका मानना था कि हम केवल रियलिटी को अपने रेशनल थॉट्स के थ्रू नहीं समझ सकते, पूरी तरह से नहीं समझ सकते। यानी कि हमारी जो सोचने समझने की जो शक्ति है उससे भी हम पूरी तरीके से किसी रियलिटी को नहीं समझ सकते, अकेले केवल सोचने समझने की शक्ति से ही। और उन्होंने ये तर्क दिया और कहा ऐसे कई सारे थॉट्स होते हैं रियलिटी में जो एक दूसरे को ही अपोज करते हैं, तो फिलॉसफी का काम है कि उनको सामने लाए, उनको उजागर करे, ना कि कोई एकदम रूल को इम्पोज करने के बजाय। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हर्बर्ट मार्कस, वन डायमेंशनल मैन।
हर्बर्ट मार्कस फ्रैंकफर्ट स्कूल के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे और वो सबसे ज़्यादा अपने इस प्रोमिनेंट वर्क के लिए जाने जाते हैं जिसका नाम है वन डायमेंशनल मैन, जो कि 1964 में आया। उन्होंने एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया, यानी कि बढ़ते हुए जो इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे थे और बढ़ती हुई सोसाइटी को, इंडस्ट्री को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और उन्होंने कहा कि ये जो बढ़ती हुई इंडस्ट्री है वो वन डायमेंशनल कल्चर को क्रिएट कर रही है, जिसके कारण से लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता कम हो जाती है और लोग स्टेटस को पर ही चल रहे हैं, क्योंकि जो चला आ रहा है फिर वो वही करते हैं, क्योंकि खुद की उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की, तर्क करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। वन डायमेंशन का मतलब तो वैसे भी होता है कि उनका और डायमेंशन नहीं है, मतलब एक ही तरह का है कोई चीज़। तो यहाँ वो कहना चाहते हैं कि जो इंसान है, जो कल्चर ही इस तरह का हो जाता है, इंसान ही इस तरह का हो जाता है, जो वन डायमेंशनल हो जाता है, पहले से ही एग्जिस्टिंग सोशल कल्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को ही वो स्वीकार कर लेता है और वो कुछ नया सोचना या बनाना नहीं चाहता। जोर्गन हैबरमास एंड कम्युनिकेटिव एक्शन। जोर्गन हैबरमास ने ही कम्युनिकेटिव एक्शन की थ्योरी दी थी। उन्होंने इस थ्योरी में आपस में सोच समझकर किए गए कम्युनिकेशन पर बल दिया। उन्होंने पब्लिक स्पीयर यानी कि लोगों के बीच में, लोगों के ग्रुप में और डेमोक्रेसी में डिस्कोर्स की भूमिका पर, यानी डिस्कोर्स के महत्व पर ध्यान देने के लिए का, फोकस करने के लिए का। डिस्कोर्स मतलब संवाद, यानी कि आपसी बातचीत। जब खुली बातचीत होगी तभी सॉल्यूशन निकलेगा। और बातचीत के एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक रूप की उन्होंने बात की। उन्होंने एक ऐसे सोशल स्पीयर को बढ़ावा देने के लिए कहा जहाँ खुली बातचीत हो और आपस में बातचीत कर कर सही डिसीजंस लिए जा सकें। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने कई तरह के वाइड रेंज में डिसिप्लिन्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, कल्चरल स्टडीज़ और मीडिया स्टडीज़ को भी। और उनकी थियरीज आज के टाइम में भी रेलेवेंट है। फ्रैंकफर्ट स्कूल को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी सहनी पड़ी उनके पैसिमिज्म की वजह से, और काफ़ी हद तक उनके मास कल्चर पर विचारों के लिए भी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ने मास कल्चर के, मास मीडिया के पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट किया। तो आज का वीडियो, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स काफ़ी क्लियरली समझ में आ चुके हैं। आप अपने क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में पोस्ट ज़रूर करें। मैं हर एक क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आए। तो आज हमने कल्चरल स्टडीज़ की ऑरिजिन, उसकी हिस्ट्री, फ्रैंकफर्ट स्कूल, बर्मिंघम स्कूल और इम्पोर्टेंट थियरिस्ट को पढ़ा था। और हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि नेक्स्ट वीक आएगा, उसमें पढ़ेंगे की थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इन कल्चरल स्टडीज़। उसमें हम काफ़ी सारी थियरीज़ को कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं कल्चरल स्टडीज़ के लिए, जैसे फर्डिनांड डी सोसौर की थियरी, रोलैंड बार्थ की थियरी, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी एंड पावर, हेजेमनी, जूडिथ बटलर की जेंडर क्वेर थियरी, जूडिथ बटलर की जेंडर क्वेर थियरी, लुइस अल्थ्यूजर की थियरीज़, और ऐसी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट थियरीज़ और उनके कीवर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनकी थियरीज़ को हम डिस्कवर करेंगे, तो आप उसे देखना ना भूलें। और इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, अपनी क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में लिखना। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप तब तक आप लोग अच्छे से अपने गोल्स के लिए तैयारी करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय।